दोस्तों जय हिंद। चांद दिख चुका है, कल ईद है। सभी को, आपके परिवार को चांद भी मुबारक, ईद भी मुबारक। और आशा करता हूं कि ये जो ईद होगी ऊपर वाले की तरफ से कोरोना मुक्त भारत की ईदी देगी हम सबको, कोरोना से बचाएगी हम सबको और हम सबका साल बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं सभी के लिए है। आज एक जिस विषय पर चर्चा करनी थी, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन के, फ्राइडे के दिन उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा वक्तव्य आया। और यूजुअली जो यूरोप को माना जाता है, यूरोप के डिप्लोमेट्स को माना यह जाता है कि यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की तरह या दूसरे डिप्लोमेट्स की तरह मुंह फट नहीं होते, बड़े शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं और क्लियर राय भी रखते हैं, तो बिल्कुल सधी हुए लैंग्वेज में रखते हैं, सधे हुए व्यवहार में रखते हैं। लेकिन ये कुछ जो बातें आई हैं, कुछ स्टेटमेंट आया है मिस्टर जोसेफ बोरेल की तरफ से, और अब हम आपके सामने उसको भी रखेंगे। उसके बाद हमारी भी कुछ रिसर्च रखेंगे कि आप पता चले कि चाइना जो है वह किस प्रकार से कार्यरत है यूरोपियन यूनियन में। हमने देखा कि अभी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 1800 चीनी कंपनियों के ऊपर ट्रंप ने उसको डी लिस्ट कर दिया है। ब्रिटेन की तरफ से भी बीच में स्टेटमेंट आया था कि बिजनेस वोंट बी एज यूजुअल विद चाइना आफ्टर द कोरोना क्राइसिस। उसके बाद आप देखते जाइए, एक झड़ी लगी थी, लेकिन उसके बीच में जो ये परसों बयान आया जोसेफ बोरेल का, वह बताता है कि चाइना जो है वह कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन संघ को, यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं डिवाइड करने का। हो सकता है कि वो फिजिकली डिवीजन नहीं हो, लेकिन आपस में डिवीजन करके चाइना अपना लाभ साधना चाहता है। फ्राइडे के दिन उन्होंने कुछ जो बातें कही, मैं शब्दशः पढ़ूंगा बीच बीच में अंग्रेजी में, क्योंकि किसी का भी वक्तव्य यदि है तो उसको शब्दशः ही होना चाहिए, वरना उसके मायने कई बार बदल जाते हैं। उसमें यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं मिस्टर जोसेफ बोरेल, वे कहते हैं कि ट्रस्ट एंड रेसिप्रोसिटी वेयर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर ईयू चाइना रिलेशंस। वो कहते हैं कि विश्वास और एक दूसरे का आदान प्रदान जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है चीन के और यूरोपियन संघ के आपसी संबंध को लेकर। और फिर उन्होंने जो ये बात कही वो किस संदर्भ में कही, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी टेलीफोन से संवाद होता है हंगेरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबैन उनके साथ फ्राइडे के दिन ही उनका संवाद होता है। और उसमें वे कहते हैं कि चाइना जो है वह यूनाइटेड नेशंस और WHO के साथ पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस के विरुद्ध जो जंग है उसमें चाइना पूरी तरह से WHO और UN के साथ खड़ा है और चाइना सभी कंट्रीज के साथ काम करना चाहता है इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए। और ये बात कहां से आई, ये जिनहुआ को आप पढ़ेंगे तो चाइनीज न्यूज एजेंसी है, एक तरह से कह सकते हो कि चाइना का जो मुखपत्र है या कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, सरकार का मुंह है एक तरह से चाइना की, उस जिनहुआ ने ये बात बताई। और फिर उसके बाद बोरेल जो है, जोसेफ बोरेल, वे जो यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनसे, जिसको कहते हैं, अपील करते हैं कि एक तरह का कलेक्टिव डिसिप्लिन दिखाए, कि सब एक जैसा कदम उठाएं, एक डिसिप्लिन एक तरह से हो। और फिर वो जो वक्तव्य देते हैं वे कहते हैं डेवलपिंग अ जॉइंट यूरोपियन यूनियन अप्रोच to superpowers is never easy as each member state has its own viewpoints and sensitivities। वो कहते हैं कि किसी भी जो सुपर पावर है, जैसे चाइना भी एक पावर है, बड़ा पावर है, सुपर पावर है, किसी भी सुपर पावर के विरुद्ध एक यूरोपियन यूनियन की जॉइंट एक जैसी अप्रोच डेवलप करना मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग देशों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, उनकी सेंसिटिविटीज अलग अलग होती हैं। वे आगे और कहते हैं एंड द चाइना केस इज नो एक्सेप्शन, व्हाट्स मोर
China is not shy about sometimes playing on these differences, but surely it is up to us Europeans to maintain the necessary collective discipline. Unity is precondition for influence, since not even the biggest member state acting alone can influence a superpower. वे यहां तक कहते हैं जाकर कि चाइना जो है हमारे बीच में यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके बीच में जो मनमुटाव, अंतर विरोध है, मनमुटाव शब्द का उपयोग नहीं करते, अंतर विरोध है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करता है। और यदि हम लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो हमारे में सबसे पावरफुल जो देश हैं वो भी चाइना के विरुद्ध स्टैंड नहीं कर पाएंगे। सिंपल अर्थ यह है उनके कहने का। वे आगे और कहते हैं कि चेंजेस इन EU China relationship has accelerated as the COVID-19 pandemic has played out। जैसे जैसे कोरोना वायरस का संकट बढ़ा है वैसे वैसे चीन और यूरोपियन संघ के देशों के बीच में जो संबंध हैं उसमें भी परिवर्तन आया है और उसमें परिवर्तन बढ़े हैं। चाइना मेड श्योर the world knew of its aid efforts while the EU has been more discreet। वे कहते हैं कि चाइना ने भी यूरोपियन यूनियन के देशों की, दूसरे देशों की मदद की है और यूरोप ने भी की है दूसरे देशों की मदद, और चीन की भी की है जब कोरोना वायरस के संकट से लड़ रहे थे। लेकिन चाइना ने इस बात को सुनिश्चित किया कि पूरे दुनिया को मालूम पड़े कि उसने कहां कितनी सहायता दी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत यूरोपियन यूनियन ने खामोशी के साथ किया, लोगों को सहायता दी। और अच्छी अप्रोच भी वही होती है क्योंकि ऐसी समस्या के समय दिखाया नहीं जाता कि हम कितना कर रहे हैं। वे आगे और कहते हैं द की पॉइंट इज दैट वी शुड ऑल डेमोन्स्ट्रेट म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल सॉलिडरिटी एंड द यूरोपियन यूनियन हैज ऑलवेज प्रूवन हाउ स्ट्रॉन्ग इट्स कमिटमेंट इज while avoiding the politicalization of emergency medical assistance। मतलब ये देखिए, इस लाइन को आप समझिए, इसमें सीधे सीधे वो आरोप लगाते हैं जो पॉलिसी मेकर हैं वहां के यूरोपियन यूनियन के। बोरेल साहब कहते हैं कि चाइना, आप इनडायरेक्ट वर्ड में समझिए, देखिए कोई भी अधिकारी सीधा नाम लेके नहीं कहेगा इस चीज में, लेकिन उनके शब्द बहुत कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं, एंड द यूरोपियन यूनियन हैज ऑलवेज प्रूव्ड how strong its commitment is while avoiding the politicalization of emergency medical assistance। मतलब इमरजेंसी में जो मेडिकल असिस्टेंस चीन ने दिया है उसका राजनीतिक उपयोग कर रहा है चाइना, राजनीतिकरण कर रहा है। अब जहां तक हम बैकग्राउंड देखें कि ये एकदम से क्यों आया, क्योंकि जिस प्रकार से विक्टर ऑर्बिन के साथ शी जिनपिंग की बात होती है चाइना के राष्ट्रपति की, तो उससे कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं कि नर्व्स में सेंसेशन करना यूरोपियन यूनियन में होता है। क्योंकि उसमें जो बात आती है, जो कि खुद चाइना की जो एजेंसीज अर्थात जो उनकी जिनहुआ हुआ या दूसरे जो उनके ग्लोबल टाइम्स हुए, जो ये उनकी मीडिया की एजेंसीज हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की माउथ पीस है एक तरह से, वही बताती हैं कि इसमें विक्टर ऑर्बेन ने यूरोपियन यूनियन के विषय में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने तो सीधे ये कहा कि हंगरी जो है वह 17+1 का जो प्लेटफॉर्म है उसमें चाइना के साथ काम करना चाहता है, चाइना को सपोर्ट करना चाहता है, और 17+1 की जो कंट्रीज का प्लेटफॉर्म है उन दूसरी कंट्रीज के साथ भी हंगरी काम करना चाहता है, उनके साथ समर्थन करना चाहता है। आप ये समझिए कि 17+1 ये क्या है, इस पर अभी आगे और बात करूंगा विस्तार में। 17+1 है उसमें चाइना और 17 कंट्रीज हैं ईस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप की। अभी उसके ऊपर भी बताऊंगा मैं आगे कौन कौन सी कंट्रीज हो, कैसे वो यूरोपियन यूनियन पर इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो जब विक्टर ऑर्बेन ये कहते हैं चाइना के राष्ट्रपति को, वो उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन को डेफिनेटली नर्व्स में जिसको कहते हैं सेंसेशन होना, वो तो लाजमी था, वो हुआ है। और आप ये भी देखिए कि शी जिनपिंग जो हैं वे तारीफ करते हैं विक्टर ऑर्बेन की, जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना वायरस को हंगेरी में टेकल किया। अब विक्टर ऑर्बेन कौन है, आप ये भी समझिए। विक्टर ऑर्बेन वह व्यक्ति है जिसने कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पे हंगेरी में इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने सारे जो पावर्स थे वह अपनी
डिग्री के ऊपर रूल कर रहे हैं आज की तारीख में, वो हंगेरी के ऊपर। और इसीलिए पूरे यूरोपियन यूनियन समेत जितना भी लिबरल वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, वहां उनके ऊपर कई टिप्पणियां हो रही हैं, उनके ऊपर ओपेड लिखे जा रहे हैं अखबारों में, बड़े अखबारों में। ऐसे समय शी जिनपिंग उस आदमी को की प्रशंसा कर रहे हैं। और आप देखिए कि चाइना इस प्रकार के लोगों की काफी प्रशंसा करता है, क्योंकि वो स्वभाव मिलते हैं शायद इसलिए दोनों के। फिर बोरेल आगे और भी कहते हैं कि बोथ यूरोपियन यूनियन एंड चाइना ऑफ्टन स्टेट देयर कमिटमेंट टू providing multilateralism and the UN system, but we also need to acknowledge that our approaches on multilateralism is different. The differences lie in the universality and individuality of human rights, or when it comes to United Nations Convention on the Law of Sea and tensions in the South China Sea. वो कहते हैं कि देखिए हम में अंतर है। चाइना भी बहुत बात करता है यूनिलैटरलिज्म की, यूरोपियन यूनियन भी हमेशा करता है, कमिट भी करता है उस विषय पर, लेकिन दोनों के कमिटमेंट्स जो हैं वह अलग अलग प्रकार के हैं। जब मानव अधिकारों की बात आती है तो डेफिनेटली सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में और चीन में मानव अधिकारों के सम्मान में कितना अंतर है। फिर वे बोलते हैं कि जो कन्वेंशन है यूएन का, चाइना भी बार बार यूएन की बात करता है, ईयू भी करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर है उसमें दोनों की अप्रोच में बहुत अंतर है। और डेफिनेटली है, हम सब देखते हैं, दुनिया देख रही है कि साउथ चाइना सी में क्या होता है। वियतनाम हुआ, जापान हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ताइवान हुआ, ऐसा कौन सा देश है साउथ चाइना सी में जिससे चाइना की समस्याएं नहीं हैं। और यदि आप सोचिए कि वैसे ही अप्रोच यदि यूरोप रखने रखे तो यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज की हैं, लेकिन उनकी जो समुद्री सीमाएं हैं वो बड़ी व्यापक हैं, बड़ी विस्तृत हैं। यदि ऐसे ही लड़ाई करने लगते तो फिर यूरोप में क्या हाल होगा, आप ये भी समझिए। तो दोनों की अप्रोच में बहुत फर्क है। फिर वो आगे कहते हैं और भी साइबर एरिया के विषय में भी, इन द साइबर एरिया बोथ साइड्स एम्फसाइज ऑन नीड ऑफ अ मल्टीलेटरल अप्रोच, बट चाइनाज स्टेट सेंट्रिक स्टैंस contrast with the European Union's multi-stakeholder approach based on the respect of fundamental rights and freedoms. साइबर सिक्योरिटी हुई या साइबर के विषय दूसरे हुए, उस पर भी चीन बोलता है कि ये मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, लेकिन दोनों की अप्रोच फिर यूरोपियन यूनियन की और चाइना में अंतर है। चाइना की जो अप्रोच होती है केवल स्टेट सेंट्रिक है कि स्टेट ऑफ चाइना के लिए क्या हितकारी है, उसको जनता के जो राइट्स होते हैं उससे कोई मतलब नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाइना में है नहीं। आपको सबको पता होगा कि वहां पर ना फेसबुक है, न गूगल है, न ट्विटर है। हर प्लेटफॉर्म उन्होंने अपना खुद का बनाया है, और जब खुद का बनाया है तो उस पर सेंसरशिप भी काफी होती है, लेकिन ईयू में वैसा नहीं है। तो इसमें भी दोनों के अंदर काफी मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मतभेद शब्द का मैं उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अप्रोच में फर्क है। अब ये दिखता है साफ साफ इन सब चीजों से। यहां तक और एक चीज और आगे कहते हैं, डब्ल्यूटीओ के विषय में भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, कि चाइना इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव फॉर्मली एंड डिफेंड्स द डब्ल्यूटीओ इन इट्स करंट फॉर्म इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, बट इन प्रैक्टिस it has shown little readiness to engage in the meaningful reform of the WTO that is clearly needed. तो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब से चाइना आया है तब से वो हमेशा बात करता है डब्ल्यूटीओ के विषय में कि वो डब्ल्यूटीओ का रिस्पेक्ट करता है, और जो आपसे डिस्प्यूट को सेटलमेंट का मैकेनिज्म है उसमें भी काम करना चाहता है, उसको भी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वास्तविकता में जुबानी खर्च तो करता है, लेकिन जब डील करने का, काम करने का वक्त आता है तो चाइना नहीं करता है या आक्षेप लगाते हैं। तो एक बात क्लियर दिख रही है उनके वक्तव्यों से कि यूरोपियन यूनियन में जो मतभेद हैं उसका लाभ चीन कहीं ना कहीं लेकर डिवाइड एंड रूल करके यूरोपियन यूनियन के से लाभ लेना चाहता है, उनके मार्केट से, उनके सप्लाई लाइन से, इन सब से लाभ लेना चाहता है। अब मैं आपको अपनी कुछ रिसर्च बताता हूं इसमें ये तो उनके वक्तव्य हो गए। अब ये जब वक्तव्य आया वो विक्टर ऑर्बेन से जब शी जिनपिंग की बात होती है उसके कड़ी में देखा जा रहा है। इसके साथ में ही
चाइना ने और भी लोगों से बात की। शी जिनपिंग ने एंगेला मर्केल से भी बात की, जो जर्मनी के चांसलर हैं। उन्होंने इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी बात की। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के किसी अधिकारी से अभी तक वो बात नहीं कर रहे हैं। यह दिखाता है कि उनकी अप्रोच जो है वो चाहते हैं शायद कि अलग अलग देशों को अपने साथ बांध के रखें और एज अ कलेक्टिव यूनियन किसी को नहीं होने दे, क्योंकि कलेक्टिव होंगे तो चाइना को दबाएंगे ये, और अलग अलग होंगे तो अपने अपने हित सिद्ध करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल जाएगी। अब ये जो 16+1 जो है, 17+1 क्या है मैं आपको बताऊं। 17+1 जो है, जिसके विषय में विक्टर ऑर्बेन ने कहा शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग ने भी उस पर बात की कि हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। और विक्टर ऑर्बेन ने, हंगेरी के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहीं भी ईयू की बात नहीं की। ये जो 17+1 है, उसमें एक तो चाइना है और बाकी 17 देश हैं। 17 देश कहाँ के हैं? ये देश हैं ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अच्छा, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जो चाइना लेकर आया है ये 17+1 का कॉन्सेप्ट, ये 2012 से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री चला रही है। और अब ऐसे समय, जिस समय यूरोपियन यूनियन कुछ स्वर, अपने विरोध के स्वर दिखा रहा है, चाइना विरोध के स्वर दिखा रहा है, तब चाइनीज स्टेट्स जो है वह 17+1 पे ज्यादा काम कर रहा है। और इस 17+1 को जो बनाया गया 2012 में फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो काम शुरू किया था चाइना की, इस लक्ष्य के साथ कि इनके बीच में ट्रेड का कोऑपरेशन बढ़े। और उसमें एक एजेंडा और भी है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, उसका विस्तार सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में किया जाए। अब इसमें जो देश आते हैं, आप उनके नाम सुनिए। 17+1 में एक तो चाइना तो है ही सही, जो लीड कर रहा है उसको। फिर है एल्बेनिया जो है बाल्कन्स का कंट्री है, किसी समय कम्युनिस्ट कंट्री था और बहुत स्ट्रांग कम्युनिज्म था यहाँ पर। 20 लाख की जनसंख्या होगी संभवतः इसकी। फिर है इसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना, जो पहले सर्बिया का पार्ट था, बाद में जो अलग हुआ था। फिर बल्गेरिया। अब ये बल्गेरिया जो है यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। बुल्गारिया भी बाल्कन्स में आता है, यह यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। तो आप देखिए कि कौन कौन से इसमें ईयू के कंट्री है। एक लंबी कड़ी है कि यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से कंट्री 17+1 के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। क्रोएशिया, ये भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। चेक रिपब्लिक, जो पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, जो सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया को मिला के बना दिया था एक देश, चेक रिपब्लिक, ये भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। इस्टोनिया, यह भी ईयू का कंट्री है। ग्रीस, यह भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। हंगेरी, मैंने अभी आपको बताया यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। और विक्टर ऑर्बेन से उनकी बात हुई सही, चाइना के राष्ट्रपति की। लेत्विया, अगेन यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। लिथुएनिया, यह भी ईयू का कंट्री है। नॉर्थ मैसेडोनिया ईयू का कंट्री नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर हो जाए। लेकिन अभी लगभग महीना भर पहले नॉर्थ मैसेडोनिया ने नेटो ज्वाइन किया है। तो अब आप समझिए कि ये नेटो का भी मेंबर है और 17+1 के प्लेटफॉर्म का मेंबर भी है। मॉन्टेनिग्रो, ये ईयू का नहीं है, अभी कोशिश कर रहा है। पोलैंड डेफिनेटली ईयू का कंट्री है। रोमेनिया फिर यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। सर्बिया रशिया के करीबी का कंट्री है, चाइना का भी करीबी है और वेस्टर्न ब्लॉक का थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो जो क्राइसिस हुई थी, सर्बियन क्राइसिस, उसके बाद से। और लेकिन ये भी शायद 3 साल के बाद ईयू की मेंबरशिप फोल्ड में आ जाएगा। स्लोवेकिया ऑलरेडी ईयू का कंट्री है। स्लोवेनिया, यह भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। तो आप देखिए ज्यादातर कंट्रीज जो है इसमें 17+1 के प्लेटफॉर्म में, ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं। और यूरोपियन यूनियन की यदि आप बात करें तो नॉर्थ और साउथ जो है यूरोपियन यूनियन का, नॉर्थ प्रॉस्परस है, साउथ कंपैरेटिवली पुअरर है। तो दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस बहुत हैं। और ये कोरोना वायरस की क्राइसिस से जिस प्रकार से नॉर्थ ने पैसे देने में यूनियन को, जो गरीब साउथ है कंपैरेटिवली जिस प्रकार से अपने हाथ पीछे खींचे थे, और जितना वो मांग रहे थे पैसा, आज भी जब दिया है दिल खोल के नहीं, 1/4 ही देने को तैयार है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में दरार आ रही है, जिसका फायदा चाइना लेगा ऐसा दिखता है। और यही चीज यूरोपियन यूनियन के अधिकारी के वक्तव्य से भी आई है। और
मैं तो एक बात और सोच रहा हूं इस पर, क्योंकि 2 साल पहले यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने पेस्को नाम से एक संगठन बनाया था, और इस पेस्को का जो लक्ष्य था वह यह था कि एक जॉइंट मिलिट्री जो माइट बनाया जाए यूरोपियन यूनियन का, ताकि यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कम डिपेंडेंट रहे, तो खुद की आर्मी इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फंडिंग ज्यादा खर्च करे। लेकिन अभी जब ये कोरोना वायरस से जिस प्रकार से इटली धराशाही हुआ, स्पेन धराशाही हुआ, ब्रिटेन ने पहले ही ब्रेक्सिट करके एक झटका दे दिया था, तो हमको लगता है कि पेस्को भी फेल होगा। देखते हैं, जो भी नई समाचार मुझे मिलेगा, मेरा अध्ययन चलता रहता है, सभी ब्लॉग्स को भी पढ़ता हूं जो इंटरनेशनल महत्व के होते हैं, करीब 25-30 अखबार भी पढ़ता हूं, ऑनलाइन जो सामग्री आती है जो थिंक टैंक्स की, उसको भी देखता हूं, और फिर अपना एनालिसिस आपको रिसर्च करके आपके समक्ष लाता हूं। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थिति अच्छी नहीं है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इटली बाहर निकल जाए, और यदि इटली निकलता है तो आप मान के चल लेना कि 3 साल के अंदर इटली के निकलने के फ्रांस भी ब्रेक्सिट की तरह फ्रेक्सिट होगा। देखते हैं कैसे क्या होता है, चीन की पॉलिसीज आगे कैसे काम करती है, लेकिन हमको भी दिखता है कि चीन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कार्य कर रहा है यूरोपियन यूनियन में। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।